नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे चौहान वंश के बारे में। किसके बारे में? चौहान वंश के बारे में। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से चौहान वंश को पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा। सबसे पहले हम शाकंभरी के चौहान पढ़ते हैं। कौन से? शाकंभरी के। और शाकंभरी के बाद में पढ़ते हैं अजमेर के चौहान। कौन से विद्यार्थियों? अजमेर के चौहान पढ़ते हैं। शाकंभरी के चौहानों की जो स्थापना की थी, यह शाकंभरी के बाद में अजमेर वाले चौहान बन गए। इनकी जो स्थापना की थी वो वासुदेव चौहान ने की थी। किसने की थी विद्यार्थियों? वासुदेव चौहान ने की थी। और अजमेर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? अजय राज के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अजय राज। तो अजमेर का जो चौहान वंश है वो अजय राज के समय से चालू हो जाता है। चालू होने से तात्पर्य है कि पहले जो चौहान थे इनकी राजधानी सांबर हुआ करती थी। कौन सी? सांबर हुआ करती थी, इसलिए इनको सांबर के चौहान कहते हैं। अजय राज ने अपनी राजधानी किसको बना लिया? अजमेर को बना लिया। तो इसलिए फिर उसको अजमेर के चौहान बोलने लगे। और अजमेर के चौहानों में अजय राज का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अर्णोराज का नाम याद रखना है। इसके अलावा विग्रहराज फोर्थ का नाम याद रखना है। और एक पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य दो काफी प्रसिद्ध युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। एक 1191 में हुआ और एक 1192 में हुआ था। करनाल हरियाणा में हुए थे युद्ध। पहले युद्ध में गौरी की हार हुई थी और दूसरे में गौरी जीत गया था। और कहते हैं कि पृथ्वीराज मारा गया। कैसे मारा गया उसकी मैंने स्टोरी आपको लिखाई दी। कौन सा विद्वान क्या कहता है, कौन सा स्रोत क्या बताता है। लेकिन इनकी जो छतरी है वो कहाँ पर बनी हुई है? पृथ्वीराज तृतीय की गजनी अफगानिस्तान बनी हुई, काबुल में। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल ही है। तो वहां पर इसकी छतरी है। और पृथ्वीराज स्मारक कहाँ है? अजमेर में, तारागढ़ पे। ओके। अब इस पृथ्वीराज तृतीय का एक बेटा विद्यार्थियों, उसका मैंने लिखा होगा, और उसका नाम क्या है? गोविंदराज। क्या नाम है? गोविंदराज। गोविंदराज। आपको पता है जब 1192 में मोहम्मद गौरी ने अजमेर के ऊपर अधिकार कर लिया, अर्थात दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। एक युग परिवर्तन हुआ था उस समय। जहां पहले राजपूतों का शासन हुआ करता था उत्तरी भारत में, वहां पर अब दिल्ली सल्तनत का शासन शुरू हो गया। और सबसे पहले जो शुरू हुआ उसमें दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश आता है वो आता है गुलाम वंश। कौन आता है? गुलाम वंश। क्योंकि गौरी ने जो भी भारतीय क्षेत्र को जीता था वो सारा क्षेत्र अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चल गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। इसकी गुलाम वंश की स्थापना की गई। तो गुलाम वंश की था दिल्ली सल्तनत का पार्ट। किसका था? दिल्ली सल्तनत का पार्ट था। तो ये गोविंदराज था ना, इसने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली। इसकी दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली। और एक अलग से नया चौहान वंश की स्थापना की, रणथंबोर। कौन सा? तो रणथंबोर में चौहान वंश का जो संस्थापक माना जाता है, जो आदि पुरुष माना जाता है, जो मूल पुरुष माना जाता है, वो किसको माना जाता है? गोविंदराज को, गोविंदराज चौहान को माना जाता है, जो कि पृथ्वीराज तृतीय का बेटा है। आपने लिखा होगा रणथंबोर के चौहान वंश। नया टॉपिक है जी, यहीं लिख दिया क्या? नया टॉपिक, नया वहीं लिख दिया अजमेर वालों के साथ ही। नए पेज में लिखो। और इसका पहला शासक, एक नोट डालू कैसे लिखाऊं? सबसे पहले लिखो आप गोविंदराज। पहला शासक कौन है? गोविंदराज। लिखो गोविंदराज ही रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक था। गोविंदराज ही रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक था। क्या था विद्यार्थी? ये संस्थापक। संस्थापक के ब्रैकेट में लिख लो आप आदि पुरुष। कौन सा? आदि पुरुष। तो रणथंबोर में चौहान वंश का आदि पुरुष कौन है? गोविंदराज चौहान।
इसको हम मूल पुरुष भी कह सकते हैं, मूल पुरुष भी कह, लिखो ये अजमेर के यह है अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। देखो जिस समय इसने रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना की, उस समय केंद्रीय सत्ता ब्रैकेट में सल्तनत काल स्थापित हो चुका था, स्थापित हो चुका था। अर्थात इसने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये स्वतंत्र शासक नहीं था विद्यार्थियों, इसने दिल्ली सल्तनत की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। देख लिया। तो ये हो गया विद्यार्थियों आपका कौन सा शासक, गोविंदराज। बस इसमें यही पूछा जाता है रणथंबोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, गोविंदराज चौहान। किसका बेटा था, पृथ्वीराज तृतीय का बेटा था। क्या ये स्वतंत्र शासक था, नहीं। किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी इसने, दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार। इसके अलावा कोई फैक्ट बाहर इससे जाता ही नहीं। फिर इसके बाद में कुछ उत्तराधिकारी हुए जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं, केवल उनका नाम नाम ही लिखना है आपका। देखो इसके उत्तराधिकारी मतलब इसके बाद कौन कौन शासक बने, इसके उत्तराधिकारी शासक, पहला लिखना वल्लन देव। पहला कौन सा है, वल्लन देव लिखा हुआ है, वल्लन देव। लिख लिया। दूसरा लिखो विद्यार्थियों प्रहलाद। दूसरा कौन सा है, प्रहलाद, नाम नाम लिखना है। और तीसरा लिखो वीर नारायण। आपको पता है गुलाम वंश में एक शासक हुआ है जिसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है, इल्तुतमिश। तो कहते हैं विद्यार्थियों जिस समय वीर नारायण रणथंबोर का शासक था, कहाँ का, रणथंबोर का शासक था, उस समय वीर नारायण के ऊपर इल्तुतमिश ने अभियान किया था, जो कि उसका अभियान असफल रहा था। देखिएगा इसके समय दिल्ली सल्तनत के, इसके समय दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश, इसके समय, किसके समय, वीर नारायण के समय। जिस समय रणथंबोर का शासक कौन है, वीर नारायण। इसके समय दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने रणथंबोर अभियान किया था। रणथंबोर अभियान किया था, रणथंबोर अभियान किया था, जो कि असफल रहा, जो कि क्या रहा, असफल रहा।
लिख लिया विद्यार्थियों? अगला शासक लिखो, बाघभट्ट। अगला शासक कौन सा है? बाघभट्ट। नाम में केवल नाम नाम ही तो है इनके, ज्यादा नहीं है, कोई एक दो लाइन गलती से आ रही किसी के बीच की तो वैसे ही है, क्योंकि अमीर देव चौहान तक पहुंचना चाह रहे हैं हम, क्योंकि एक तो गोविंदराज का नाम याद रखना होता है और पूरा फिर अमीर देव चौहान पे चलता है। और उस समय खिलजी वंश का एक शासक होता है जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी होता है, वो 1301 में आक्रमण करेगा। और चलो आगे चर्चा करेंगे अभी। वो राजस्थान का पहला शाखा होगा। बागभट्ट लिख लिया आपने? अब देखो विद्यार्थियों, दिल्ली का एक शासक है जिसका नाम है बलबन। क्या नाम? बलबन ने भी इसके ऊपर आक्रमण किया था। लिखिएगा, इसके समय दिल्ली सल्तनत की ओर से, दिल्ली सल्तनत की ओर से बलबन ने, किसने? बलबन ने 3 बार, 3 बार रणथंबोर अभियान किया, लेकिन तीनों ही बार असफल रहा। यानी कि आपको ऐसा नहीं लग रहा थोड़ा थोड़ा कि दिल्ली सल्तनत कैसे भी करके रणथंबोर के ऊपर क्या करना चाहती है? अधिकार करना चाहती है, लेकिन अभी तक असफल रह रहे हैं पूरे। अगला लिखो विद्यार्थियों, जैतर सिंह या जय सिम्हा। लिख लिया? देखो, इसके पुत्र का नाम अमीर चौहान था। पुत्र का नाम क्या था? अमीर चौहान था। ध्यान रखो, अमीर देव चौहान लिख सकते हो, अमीर देव चौहान था। एक बेंजी कहती ऐसे चला दो, एक बेंजी कहती बंद कर दो। फिर अब तुम्हारी आदत गंदी पड़ चुकी है एसी की। लिख लिया? जयतर सिंह या जय सिंह। इसके बेटे का नाम क्या था? अमीरदेव चौहान, जो कि चौहान वंश का एक प्रतापी शासक है। ध्यान रखना। तो अब अगला जो शासक है वो किसके बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों हम? अब लिखो विद्यार्थियों, अब आ गया इसके बारे में फैक्ट लिखेंगे पूरा। अमीरदेव चौहान, और इसमें इसका शासनकाल भी दे रखा है, 1282 से 1301। 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी इसके ऊपर आक्रमण करेगा तो उस समय मारा जाएगा। शासक का नाम क्या लिखा आपने? अमीरदेव चौहान। और इसका शासनकाल लिख लो विद्या। पिता का नाम आपने अभी लिखा ही है, कौन है? जयत्र। और जयतर सिंह का दूसरा नाम? जय सिम्हा। जय सिम्हा। देखो, इसकी माता का नाम हीरा देवी। माता का नाम क्या है? हीरा देवी। जन्म लिखो, 7 जुलाई 1270। 1270 ईस्वी। लिख लिया? देखिएगा विद्यार्थियों, कहते हैं इसने इसके पिता की याद में एक छतरी बनाई थी। इसके पिता का नाम क्या है? तो ये जो 12 खंभों की छतरी है,
12 पिलर की जो छतरी, नहीं सॉरी 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 32 खंभों की छतरी, क्योंकि 32 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर रणथंभौर फोर्ट में, रणथंभौर फोर्ट के पास में, ध्यान रखना। ये रणथंभौर नेशनल पार्क में भी आप पढ़ते हैं इस छतरी के बारे में। तो ये छतरी बनवाई किसने थी? अमीरदेव चौहान ने। और किसकी याद में बनाई थी? जयतर सिंह या जय सिम्हा की याद में बनाई थी। और ये छतरी है, लिखिएगा, इसने अपने पिता की याद में 32 खंभों की 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी बनाई थी, जिसे, देखो विद्यार्थियों, ये जो यहाँ पर अमीरदेव चौहान है ना, यहाँ पर बैठकर क्या करता था? न्याय करता था। इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। देख लिया आपने, 32 खंभों की छतरी बनाई थी। नोट, यहाँ पर अमीरदेव चौहान बैठकर, जयतर सिंह नहीं, जयतर सिंह की याद में बनवाई थी। हाँ, बनाना वाला कौन था? अमीरदेव चौहान। देखो यहाँ पर बैठकर अमीरदेव चौहान न्याय करता था, इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। विद्यार्थियों, कहाँ का राजवंश पढ़ रहे हैं आप? रणथंभौर का चौहान वंश पढ़ रहे हैं। और आपने एक गोविंदराज को पढ़ा। गोविंदराज को तो हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि वो संस्थापक था, इसलिए उसके बारे में 2-4 लाइनें हमने लिखी है। लेकिन उसके अलावा देखो, किसी भी शासक के बारे में हमने ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी, अपेक्षा करते इसके नहीं लिखी ना। तो इसके बारे में ये कह सकते हैं कि रणथंभौर में चौहान वंश का प्रथम और अंतिम प्रतापी शासक कौन था? अमीरदेव चौहान। नोट, अमीरदेव चौहान, अमीरदेव चौहान ही रणथंभौर के चौहान वंश का प्रथम व अंतिम प्रतापी शासक था। कहते हैं विद्यार्थियों, इसने अपने जीवन में 17 बड़े युद्ध लड़े थे। कितने? उनमें से 16 ये जीत गया था, एक युद्ध ही हार गया। हाँ, 1301 वाला हार गया था ये। एक से मतलब 1301 वाला, लिखिएगा। अमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 में विजय प्राप्त की। लिख लिया विद्यार्थी? देखो, अमीरदेव चौहान, अमीरदेव चौहान अपने भाइयों में सबसे योग्य था, अपने भाइयों में सबसे योग्य था। इसलिए जयतर सिंह ने, इसका पिता ना जयतर सिंह, जयतर सिंह ने अपने जीवन काल में ही, अपने जीवन काल में ही
इसका राज्याभिषेक करवा दिया, मतलब मरा नहीं उससे पहले ही। और कब हुआ था इसका राज्याभिषेक? 82, 1282 में। लिख लिया? देखो विद्यार्थियों, अब ये कौन से दुर्ग में रहते होंगे? रणथंबोर दुर्ग में रहते होंगे। रणथंबोर दुर्ग के पास में ही एक और दुर्ग है छोटा सा, जिसे झाइन का किला है, झाइन का दुर्ग कहते हैं। और झाइन के दुर्ग को ही रणथंबोर दुर्ग की कहते हैं, चाबी कहते हैं, ध्यान रखना। तो कौन से दुर्ग को रणथंबोर दुर्ग की चाबी कहते हैं? झाइन दुर्ग को कहते हैं। तो कहते हैं अगला फैक्ट लिखो। देखो इसके शासन काल में ही इसके शासन काल में ही देखो विद्यार्थियों, देखो इसके शासन काल में ही दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, इसने जलालुद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में 1291 शायद 1296 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी बन जाता शासक। ये जो जलालुद्दीन खिलजी है ना, वो इसका चाचा या फिर ससुर कह सकते हो आप। और उसका अलाउद्दीन खिलजी का क्या था ये? अलाउद्दीन खिलजी का चाचा या ससुर। इसकी बेटी के दामाद था ना ये, दोनों ही थे। हो जाती वहां पे शादी। क्या लिखा आप लोगों ने? हाँ 1291 में रणथंबोर पर आक्रमण किया। 1291 कब किया था विद्यार्थियों? 1291 ईस्वी में आक्रमण किया। और झाइन दुर्ग, कौन सा दुर्ग विद्यार्थियों? झाइन दुर्ग के आसपास वाले, झाइन दुर्ग के आसपास वाले भागों को लूटने लगा। देखो रणथंबोर फोर्ट पर पहुंचने के लिए पहले कौन से फोर्ट पे जाना पड़ेगा? झाइन फोर्ट पे जाना पड़ेगा। और झाइन फोर्ट पे आक्रमण करेगा मतलब सीधा सीधा रणथंबोर फोर्ट पे आक्रमण करना मानते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि इसने रणथंबोर पर आक्रमण नहीं किया था, किस पे क्या आक्रमण किया था? तो बात तो एक ही है, ये दोनों एक एक के हिस्से एक प्रकार से मान लो, हालांकि दोनों में दूरी है, लेकिन फिर भी पहले झाइन दुर्ग के ऊपर इसने अधिकार करने की कोशिश की और इसके आसपास का जो क्षेत्र था उसमें लूटपाट शुरू कर दी। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। कब की बात है ये? 1291 में। इसलिए अब रणथंबोर का जो शासक है वो भी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करेगा। वो या तो खुद जाएगा या अपना कोई सेनापति भेजेगा। एक मिनट बोलना। इसलिए रणथंबोर के हमीरदेव चौहान ने अपने सेनापति गुरदास सैनी, क्या नाम है? गुरदास सैनी को भेजा।
किसको भेजा विद्यार्थियों? गुरदास सैनी को भेजा। और इस युद्ध में गुरदास सैनी वीर गति को प्राप्त हो गया। पराजित मतलब वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन इसमें जीत किसकी हुई थी विद्यार्थियों? अमीरदेव चौहान की हुई। और जलालुद्दीन खिलजी वापस दिल्ली चला गया। तो 1291 में पहली बार आक्रमण करता है ना। अब इसने पहली बार आक्रमण किया, कोई सफलता नहीं मिली इसको। भाई रणथंभौर को तो नहीं जीत पाया, जैन दुर्ग के आसपास का क्षेत्र को जरूर थोड़ी बहुत लूटपाट की। और उसने सेना भेजी, किसने? अमीरदेव चौहान ने। किसके नेतृत्व में? गुरदास सैनी के नेतृत्व में। अब अमीरदेव चौहान की सेना तो इसमें जीत गई, लेकिन वीरगति को कौन प्राप्त हो गया? गुरदास सैनी वीरगति को प्राप्त हो गया। और ये वापस कहां चला गया? दिल्ली चला गया। फिर उसके बाद में 1 साल बाद, यानी कि अगला आक्रमण कब करेगा वापस ये? हाँ, 1292 में करेगा। देखो, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर रणथंभौर पर 1292 में, कब? 1292 में दोबारा आक्रमण किया। दोबारा आक्रमण किया। दोबारा आक्रमण किया। किसके ऊपर आक्रमण किया विद्यार्थियों? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। लिख लिया? लिख लिया ना यहां तक? और 8 महीने तक घेरा डाल के रखा। कितने महीने तक? 8 माह तक घेरा डालकर रखा। देखो, दोबारा आक्रमण कब किया इसने? 1292 में किया। और रणथंभौर पर आक्रमण किया था, और 8 महीने तक रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल के रखा, लेकिन फिर भी ये जीत हासिल नहीं कर पाया। और लास्ट में जाके घेरा हटा लेता है। हटा लेता है तो इससे एक व्यक्ति विद्यार्थियों, जो कि इसका सेनापति, जिसका नाम है अहमद चप। क्या नाम है? अहमद चप। जब ये घेरा हटाता है तो उस समय एक बात बोलता है ये विद्यार्थियों, एक वक्तव्य बोलता है। और वो वक्तव्य क्या है? कि मैं इसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। देखिएगा, 8 माह तक, वापस बोलना जमा नहीं सेंडे रखा, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली। लेकिन इसे सफलता नहीं मिली। और अंततः घेरा हटा लेता है। कौन मांग रहा है चाहिए? लिख लिया? जब इसने घेरा हटाया तो इसके सेनापति अहमद चप ने, किसने? अहमद चप ने कारण पूछा तो कारण पूछा तो जलालुद्दीन ने कहा कि मैं ऐसे 10 किलो को, रणथंभौर जैसे है ना, मैं ऐसे 10 किलो, किलो मतलब किलोग्राम नहीं है, दुर्ग है, 10 दुर्गों को मुसलमान के सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं।
पहले बहन जी ठंडी हो जाएगी। अब देखो विद्यार्थियों, ये किला पड़ता है यहाँ सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और इधर है दिल्ली। और दिल्ली का शासक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। और यहाँ पे रणथंभौर का शासक कौन है? अमीरदेव चौहान। तो जलालुद्दीन खिलजी ने देखो इसके ऊपर कब आक्रमण किया? 1291 में किया। फिर शुरुआत में तो इसने जैन दुर्ग के आसपास कब्जा कर लिया था, ध्यान रखना, लेकिन वापस चला गया था। और फिर वापस रणथंभौर के ऊपर घेरा डाल के रखा, कितने माह तक? 8 माह तक। और इसको कोई सफलता नहीं मिली। तो उसके बाद में उसने ये जो बात बोली ना, ये कई बार पूछी जाती है, ये बात किसने बोली, किस दुर्ग का घेरा डालते समय बोली, किस दुर्ग से हटते समय बोली। कई बार प्रश्न बनाए यहाँ से, इस वक्तव्य को इंपोर्टेंट कर लेना आप। फिर उसके बाद में क्या होता है विद्यार्थियों, इसका एक दामाद होता है, किसका? जलालुद्दीन खिलजी का, जिसका नाम होता है अलाउद्दीन AK 47। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी इसको मार देता है और दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लेता है। देखिएगा नोट, 1296 ईस्वी में, कब? 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के शासक, मतलब सेंटर में परिवर्तित हो गया थोड़ा ना, खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके, की हत्या करके उसका दामाद, ब्रैकेट में भतीजा, अलाउद्दीन खिलजी, कौन? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है। लिख लिया विद्यार्थी? अब देखो, AK-47 बन गया दिल्ली का शासक। इधर पड़ता है विद्यार्थियों गुजरात। इधर क्या पड़ता है? गुजरात पड़ता है। और गुजरात में एक प्रसिद्ध मंदिर रहा है, जिसको कई बार लूटा है, लेकिन आज भी अपनी भव्यता के लिए वो प्रसिद्ध है। उसका नाम है सोमनाथ मंदिर। कौन सा विद्यार्थी? घटना 1299 ईस्वी की। कब की है? लिखो, मैं लिखा देता हूँ कंटिन्यू में। 1299 ईस्वी में, 1299 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने, खुद नहीं गया था, उसके सेनापतियों को भेजा था ना, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया था। गुजरात अभियान, अभियान का मतलब होता है युद्ध, ध्यान रखना। कौन सा अभियान किया था? गुजरात अभियान किया था। ब्रैकेट में सोमनाथ मंदिर को लूटा। गुजरात अभियान के दौरान ही किसको लूटा? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर अभियान भी कहते हैं इसको, है ना? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अब लूट में जो सामान मिलता है ना विद्यार्थियों, या जो धन मिलता है, उसको क्या करते थे, ये जो बड़े बड़े सेनापति होते थे, ये आपस में बांट लिया करते थे, और कुछ प्रतिशत उसका जो उनका राजकोष होता था उसमें जमा करा देते थे। तो
अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति है वो गुजरात अभियान से वापस आ रहे हैं। कहाँ? दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो दिल्ली पहुंचने से पहले लूट का माल को पहले बांट लिया जाता है। अब ये सेनापति आपस में बांट रहे हैं तो विद्यार्थी उस बंटवारे को लेकर आपस में क्या हो जाता है, इनमें झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हो जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सेनापति किसके पास चल जाते हैं, नाराज होकर हमीर के पास चल जाते हैं। और हमीर के पास जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति गए हैं या सैनिक गए हैं, नवीन मुसलमान कहते हैं उनको, वो जो गए हैं, फिर अलाउद्दीन खिलजी अमीर को क्या कहेगा कि मेरे जो सेनापति आपके पास भाग कर आए हैं उनको मुझे लौटा दो, लेकिन इसने उनको लौटाया नहीं। तो फिर इसके खिलाफ वो युद्ध लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, और फिर 1301 में युद्ध हो जाएगा। लिखिएगा क्या लिखा है, लौटा। और वापसी के दौरान, और वापसी वापसी बोले तो दिल्ली वापसी है ना, और दिल्ली वापसी के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्गू खां और नुसरत खां उल्गू खां और नुसरत खां तथा नवीन मुसलमान मोहम्मद शाह, नवीन मुसलमान मोहम्मद शाह व के हब्रू के मध्य लूटे हुए माल के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। तो विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति है कौन कौन है, उल्गू खां और नुसरत खां। ये तो बिल्कुल, ये पुराने मुसलमान है और ये नवीन मुसलमान है। तो पुराने मुसलमान और नवीन मुसलमान आपस में व्यवस्था रखते थे, ध्यान रखना। तो इनको थोड़ा तुच्छ नजर से देखा जाता था, मोहम्मद शाह और केबरू। तो ये दोनों, इनसे उल्गू खां और नुसरत खां से, या सीधा सीधा हम कहे तो दिल्ली सल्तनत का जो शासक है अलाउद्दीन खिलजी, उससे नाराज होकर कहां चल जाते हैं ये दोनों, अमीरदेव चौहान के पास चल जाते। तो अमीरदेव चौहान के पास कौन गए थे, उल्गू खान नुसरत खान नहीं गए, ये तो वफादार सैनिक है किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। ये गए मोहम्मद शाह और केबरू खां। एक मिनट, क्या लिखा है बोलना, हो गया था। उसके बाद मोहम्मद शाह और के अबरू भागकर रणथंबोर के शासक, रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान की शरण में चले गए। और आपको पता है कि अगर इसकी शरण में कोई भी व्यक्ति आता था तो उसको शरण देता था, और चाहे उसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो उसके लिए तैयार रहता था सदैव। कौन? अमीर तो खुद अलग टाइप का व्यक्ति था, स्वाभिमानी व्यक्ति था काफी। देख लिया, देखो, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर देव चौहान से इन ब्रैकेट में मोहम्मद शाह और केबरू को वापस सौंपने के लिए कहा, वापस सौंपने के लिए कहा, तो अमीर ने मना कर दिया। अमीर ने क्या कर दिया? मना कर दिया। अमीर ने मना कर दिया।
लिख लिया विद्यार्थी, जो कि बाद में युद्ध का कारण बना। भाई अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर अभियान करेगा, उसका एक कारण यह है कि नहीं है, बोलो। लिखिएगा एक नोट, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर पर आक्रमण करने के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। मतलब कौन कौन से कारण है वो माने जाते हैं। देखो विद्यार्थी, आपने नाम सुना होगा कभी, चंगेज खां, मंगोलिया से आए थे। हाँ, ये पहले एक बर्बर जनजाति हुआ करती थी, मतलब असभ्य बर्बर जनजाति हुआ करती थी, मंगोल जो थे ना ये। और बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था, इसलिए इनको कहते हैं हम नवीन मुसलमान। क्या कहते हैं? नवीन मुसलमान। पहले ये कौन थे? आदिवासी लोग हुआ करते थे, और मंगोल से आए थे। चाइना के उत्तर की तरफ है ना मंगोल, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर, तो उधर की तरफ से आए थे। आगे जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब और डिटेल से पढ़ाएंगे कौन सा वंश किधर से आया। ठीक है, तो ये जो नवीन मुसलमान है विद्यार्थियों, ये किसके पास चले गए? अमीर के पास चले गए थे, और ये भी युद्ध का एक कारण बनेगा। आपने अलग से लिख दिया कि 1301 में जब युद्ध होगा तो उससे पहले युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। जब भी कभी युद्ध होता है तो अचानक युद्ध नहीं होता, युद्ध की जो पृष्ठभूमि वो कई वर्षों से तैयार होती रहती है। हाँ ठीक है, युद्ध का एक कारण ऐसा होता है जिसकी वजह से तुरंत युद्ध छिड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं तात्कालिक कारण। क्या बोलते हैं? तात्कालिक कारण। विद्यार्थियों, तो इसके कौन कौन से कारण माने गए हैं? तो दोनों ही देखो विद्यार्थी, दोनों क्या, एक को ही मानते हैं अपन मुख्य रूप से, क्योंकि इसने तो इसके ऊपर आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी नीति या विस्तारवादी नीति का अनुसरण करता था, और वो नहीं चाहता था कि छोटी मोटी रियासत का शासक स्वतंत्र रहे, या तो किसकी अधीनता स्वीकार करे, दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करे। अमीरदेव चौहान ने उसको टैक्स देना भी बंद कर दिया था, क्योंकि शुरुआत में तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत की अधीनता में ही रणथंबोर के चौहान वंश की स्थापना हुई है, और बाद के शासकों ने उनको टैक्स देना ही बंद कर दिया, तो लाजमी ही केंद्र के द्वारा उसके ऊपर आक्रमण किया जाएगा। लिखिएगा पहला कारण, लिखो अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी नीति। पहला कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी नीति, यानी अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर क्या करना चाहता था? अपना अधिकार जमाना चाहता था। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट लिखो, ये जो रणथंबोर फोर्ट है ना, ये दुश्मन को काफी दूर से नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल नजदीक जाते हैं तभी दिखाई देता है। लेकिन इस दुर्ग की खासियत यह है कि इस दुर्ग पर अगर कोई खड़ा होकर व्यक्ति देखता है तो दूर से दुश्मन को देख लेता है। मतलब ऐसे 7 पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है ये दुर्ग। लिखिएगा रणथंबोर दुर्ग, दूसरा कारण रणथंबोर दुर्ग की अजेयता। तीसरा कारण लिखो, हमीरदेव चौहान के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को कर न देना, टैक्स न देना। इसके अलावा विद्यार्थियों, अपने ससुर की जो बेइज्जती हुई थी पहले, इसका ससुर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। उसने आपको पता है 1291 और 1292 में 2 बार रणथंबोर अभियान किया, कि नहीं किया? और दोनों बार क्या रहा? असफल रहा। तो उन असफलताओं का बदला भी लेना चाहता था ये। अगला कारण लिखो, जलालुद्दीन खिलजी की 2 बार की असफलताओं का बदला लेना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब काय का बदला लेगा विद्यार्थियों? खुद ने तो मारा है। सत्ता प्राप्त करने के लिए तो खुद ने ससुर को या जो चाहता था उसको मार दिया। लेकिन एक कारण बताते हैं कि भाई हमारे जो पूर्वज है उन्होंने कई बार कोशिश की रणथंबोर फोर्ट को जीतने की, लेकिन वो जीत
नहीं पाए। अब मैं जीत के बताऊंगा। मैं से मतलब अलाउद्दीन खिलजी, मैं नहीं हूं। इसके अलावा विद्यार्थियों, अगर आप भारत का मैप देखते हैं, अभी वर्तमान भारत का मैप देखते हैं, तो यहां पर देखो विद्यार्थियों, लगभग सवाई माधोपुर यहां पड़ता है, रणथंभौर फोर्ट यहां पड़ता है, और दिल्ली देखो ये रही, है ना। तो जब भी ये गुजरात अभियान पे जाएंगे या दक्षिण भारत के अभियान की तरफ जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं इनके बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा। या फिर इसके ऊपर आक्रमण करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि रणथंभौर दुर्ग या रणथंभौर का जो क्षेत्र है, रियासत है, ये दिल्ली के काफी नजदीक है, और कोई भी जो बड़ी रियासत होती है, जिनकी सत्ता होती है, वो नहीं चाहते कि आसपास कोई शासक स्वतंत्र रहे, सारे हमारे अधीन होने चाहिए। तो एक ये भी कारण हो सकता है, तो ये भी कारण लिख लो आप। एक युद्ध का कारण था रणथंभौर की दिल्ली से समीपता। लिख लिया, दिल्ली से समीपता लिख लिया होगा आपने। और एक कारण तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, अ, अलाउद्दीन खिलजी के भागे हुए मंगोल जो सेनापति थे या नवीन मुसलमान थे, इनका नाम मोहम्मद शाह और केबरू था, उनको शरण देना, एक कारण ये भी लिख सकते हैं। अमीर के द्वारा मंगोल, अमीर के द्वारा मंगोल ब्रैकेट में नवीन मुसलमान मोहम्मद शाह और केबरू को शरण देना। देखो विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम है, जिसका नाम क्या है, इम्ना बेगम। क्या नाम है? इम्ना बेगम, जो कि मराठा थी। ये कौन थी? मराठा थी। तो आपको पता है कि इस ये चिमना इस मोहम्मद शाह से क्या करती थी? प्यार करती थी, प्रेम करती थी। अब एक शादीशुदा लेडी किसी सैनिक से या सेनापति से प्रेम कर रही है, और जब राजा को पता चलेगा, तो राजा इसको थोड़ी छोड़ेगा, मार देगा ना इसको तो। और इसके मारने के दो कारण है, एक तो इसकी लुगाई को छेड़ना, और एक दूसरा वो धन के बंटवारे को लेकर दूसरे सेनापतियों से लड़ाई करना। तो कैसे भी करके अलाउद्दीन खिलजी किसको मारना चाहता है? इस मोहम्मद शाह को मारना चाहता है। लिखिएगा। एक विद्वान हुए विद्यार्थियों, जिनका नाम है चंद्रशेखर। क्या नाम है? ये बात मैं मेरे अनुसार नहीं लिखा रहा हूँ, चंद्रशेखर के अनुसार लिखा रहा हूँ। सारी बात किसके ऊपर डोल दूं? कल को भैया कोई आ जाओ इतिहास की किताब उठा के तो मैं रेफरेंस तो दे दूं। लिखिएगा। नोट, हाँ, नोट नोट। कवि चंद्रशेखर के अनुसार, कवि चंद्रशेखर के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम इम्ना इम्ना अ, नवीन मुसलमान मोहम्मद शाह से प्रेम करती थी। लिख लिया विद्यार्थियों?
तो चौहान अजमेर वाले आ गया ना। अरे तक ऊपर रह गया, लिखो। अब देखो 1299 की बात थी जब इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, और उसी समय मोहम्मद सार के अबरू कहाँ पे आ गए थे? अमीर चौहान के पास आ गए थे, और अमीर चौहान के पास आए तो उसने उनसे वापस मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया। और अमीर के लिए एक कहावत भी आपने पढ़ी होगी, एक दोहा भी पढ़ा होगा, बड़ा जिद्दी व्यक्ति था। और हाँ, मेरठ वाला, ये वाला, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये भी लिख लो एक बार, आप नोट डाल के लिख लो, हमीर के संदर्भ में ये दोहा। लिख लिया? सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी। यानी इसके शरणागत में जो भी कोई व्यक्ति आ जाता था उसको शरण देता था। और अब देखिएगा विद्यार्थियों, माना कि रणथंभौर फोर्ट है और ये दिल्ली है, ये क्या है? दिल्ली। और दिल्ली में शासक किसका है? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी विद्यार्थियों रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापतियों को भेजता है। और कब भेजता है? ये 1299 में। कब भेजेगा? देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में अपने सेनापति उल्गू खां, नुसरत खां और अल्प खां, कई सेनापति होते थे इनके ना, अल्प खां को रणथंभौर अभियान पर भेजा, या रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। लिख लिया? इस समय हमीर कोटिये जन यज्ञ के कारण मौन व्रत धारण किए हुए था। क्या धारण कर रखा था? मौन व्रत धारण किया हुआ था। तो अमीरदेव चौहान बोल नहीं पा रहा था इस समय। इस समय उसने क्या मौन व्रत धारण कर रखा था, क्योंकि कोटिये जन यज्ञ चल रहा था उस समय रणथंभौर में। तो इसलिए तो बोल नहीं पा रहा, और खुद युद्ध मैदान में नहीं गया, क्योंकि फिर ये अपनी तरफ से किसको भेजेगा? किसी न किसी सेनापतियों को भेजेगा। लिखिएगा, तथा मौन व्रत चल रहा था, इसलिए रणथंभौर की सेना का नेतृत्व भीम सिंह और धर्म सिंह को सौंपा। किसको? भीम सिंह और धर्म सिंह को सौंपा। लिख लिया? ये घटना विद्यार्थियों कब की? 1299 ईस्वी की। अब देखो, दोनों की सेनाओं के बीच में युद्ध हो रहा है, दोनों राजा अभी तक नहीं आए, ना तो दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी आया
और ना इधर से रणथंभौर से अमीरदेव चौहान आया, ध्यान रखना। तो इधर से कौन आए? भीम सिंह और धर्म सिंह। और उधर से कौन है? लिखिएगा। जब इन दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, एक तरफ दिल्ली सल्तनत की सेना है और एक तरफ रणथंभौर की सेना है। जब इन दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ तो युद्ध में भीम सिंह मारा गया और उधर नुसरत खां मारा गया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का खास सेनापति विद्यार्थी हो ना। नुसरत खां मारा गया विद्यार्थी। अब देखो, घेरा ये निरंतर डाले हुए हैं किसके ऊपर? रणथंभौर दुर्ग के ऊपर चारों तरफ घेरा डाल रखा है। तो इस युद्ध में नुसरत खां मारा गया और इधर से कौन मारा गया? भीम सिंह मारा गया। इतने में विद्यार्थी कोटिये जन यज्ञ भी समाप्त हो जाता है। तो लीडरशिप अब कौन करेगा? अमीरदेव चौहान करेगा। और इधर बात करें अगर हम, तो उल्गू खां अकेला पड़ गया एक प्रकार से, हालांकि अल्प खां है उसके साथ, लेकिन उल्गू खां का साथ देने के लिए अब खुद स्वयं कौन आएंगे? अलाउद्दीन खिलजी आएंगे। ध्यान लिखिएगा। इस युद्ध के अगले चरण में इस युद्ध के अगले चरण में उल्गू खां का साथ देने के लिए उल्गू खां का साथ देने के लिए स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आ गया। देख लिया विद्यार्थियों? अब देखो, खुद अलाउद्दीन खिलजी आ गया, दिल्ली सेना पूरी आ चुकी है, ध्यान रखना। और इधर अमीर देव के दो सेनापति विद्यार्थियों जिनका नाम है रणमल और रतिपाल। क्या नाम है? रणमल और रतिपाल। तो रणमल और, आपको मैंने कहा ना कि रणथंभौर दुर्ग ऐसी जगह बना हुआ है जहां पर दुश्मन आसानी से नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, दुर्गम पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है और दूर से तो दिखाई भी नहीं देता कि दुर्ग है किधर। वो तो नजदीक जाने के बाद में दुर्ग दिखाई देता है। और अगर कोई दुर्ग पे खड़ा हुआ व्यक्ति है तो दूर से देख लेता है कि दुश्मन की सेना आ चुकी है। अब देखो, इन्होंने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए किसको मिला लिया अपनी ओर? रणमल और रतिपाल को अपनी तरफ मिला लिया। और रणमल और रतिपाल ने इनको रास्ते बता दिए। इसके रणथंभौर दुर्ग के रास्ते बता दिए कि किधर से आप रणथंभौर दुर्ग के नजदीक पहुंच सकते हो। और जैसे ही आपको पता है दिल्ली सल्तनत की सेना रणथंभौर दुर्ग के नजदीक पहुंचेगी, तो नजदीक पहुंचने के बाद में इनके पास इतने सैनिक थोड़ी है जितने दिल्ली सल्तनत के पास है। तो फिर ऐसी स्थिति में अमीरदेव चौहान को लगता है कि भाई अब जीतना बड़ा मुश्किल है, या तो मर जाओ या मार दो। और फिर ऐसी स्थिति में ये काफी लंबे समय तक घेरा चलता है। फिर 1301 में, कब? 1301 में दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। अमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया धारण किया जाता है और इसकी जो रानी है रंग देवी और इसकी बेटी पद्मा, रंग देवी, रंग देवी के नेतृत्व में विद्यार्थियों जौहर होता है। लेकिन वो जौहर अग्नि जौहर नहीं होता है, वो जल जौहर होता है। वहां पे एक तालाब है, पद्मला तालाब कहते हैं उसको। पहले तो तालाब नाम होगा सामान्य, और बाद में जब इसकी बेटी के नाम पर उसका नाम क्या रख दिया गया? पद्मला तालाब रख दिया गया। तो इसकी पुत्री पद्मा ने, या पद्मला भी होता है कई बार, है ना, पद्मा, इन्होंने जल जौहर किया। जल अपने सतीत्व की रक्षा हेतु जल जौहर इन्होंने किया था। केसरिया धारण किसने किया था? हमीर ने किया था विद्या। और इसमें हमीर वीर गति को प्राप्त हो गया था। और अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार किसके ऊपर हो जाएगा? रणथंभौर दुर्ग के ऊपर हो जाएगा 1301 में। कब हो जाएगा? 1301 में। फिर इसके 2 साल बाद में 1303 में ये चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा। और चित्तौड़ की जो समय राजा है वो रावल रतन सिंह है। कौन है? रावल रतन सिंह है। तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाएगा और राजस्थान का दूसरा शाखा होगा। लेकिन रणथंभौर फोर्ट पर जो हुआ है वो राजस्थान का पहला शाखा है। और शाखा में 2 चीज होती है, केसरिया और जौहर होता है। लिखो।
देखो ये रणमल और रतिपाल को कैसे मिलाता है? काफी समय तक इन्होंने रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल रखा है, लेकिन उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? संधि करना चाहता हूँ। तो संधि करने की करूंगा तो अपनी तरफ से किसी न किसी को प्रतिनिधि तो भेजते ही है। तो राणा अमीर ने किसको भेजा था? रणमल और रतिपाल को भेजा। रणमल और रतिपाल जब अलाउद्दीन खिलजी के पास गए तो उन्होंने कहा तुम क्यों फालतू अमीर के चक्कर मार रहे हो, हम मुझे रास्ता बता दो, अमीर को हरा दूंगा और उसके बाद मैं तो वापस दिल्ली चल जाऊंगा, तुमको क्या करूंगा, राजा बना दूंगा यहाँ का। उन्होंने सोचा ठीक है, ये कहाँ तक गुलामी करेंगे इधर अमीर देव चौहान की, हम तो राजा बन जाएंगे। तो लास्ट में जाके रास्ता वगैरह बता देता है और कहते हैं कि जब लास्ट में जब ये इसके रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लेता है तो रणमल और रतिपाल को भी मार देता है। जो तुम राजा के नहीं हो सके तो मेरा क्या होगे तुम। तो कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर देव के पास संधि करने का संदेश भिजवाया। संधि करने का संदेश भिजवाया और उसी दौरान रणमल और रतिपाल, अमीरदेव चौहान के सेनापति ये भी है ना, रणमल और रतिपाल को अपनी ओर मिला लेता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर दुर्ग में पहुंचने का गुप्त रास्ता बता देते हैं। गुप्त रास्ता बता देते हैं और इस प्रकार 1301 में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर अपना अधिकार कर लेता है। अब ये लिखा देता हूं, साका वाली बात है ना। लिखो, इस समय अमीरदेव चौहान के नेतृत्व में अमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया, हुआ केसरिया हुआ केसरिया हुआ तथा इसकी रानी रंग देवी और पुत्री पद्मा या पदमला ना, पद्मा या पदमला। रणथंभौर फोर्ट के अंदर जाओगे ना आप तो आपको ताला मिलेगा वहां पर ही, मगरमच्छ रहते हैं आजकल तो। पुत्री पदमला ने जल जोहर किया। देख लिया। अब देखो विद्यार्थियों, ये जो केसरिया और जौहर वाली जो बात है ये होती साका के अंतर्गत। किस में होती? साका। नोट, इसे राजस्थान का पहला साका माना जाता है। इसे क्या माना जाता है विद्यार्थियों? राजस्थान का पहला साका। तो राजस्थान का पहला साका कब हुआ? 1301 में। ब्रैकेट में लिख लेना 1301, कई बार पूछा जाता है। राजस्थान का पहला साका 1301। ठीक है। अब साका में दो चीज होती है, एक तो जौहर और एक केसरिया। जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? रंग देवी और पद्मला के नेतृत्व में हुआ। मुख्य रूप से तो रंग देवी का नाम ही आता है, वो तो उसकी बेटी पद्मला इसलिए उसका भी लिख देते हैं। और बाकी ऐसा नहीं है कि इन दोनों ने जोर किया था, अन्य अन्य जो महिलाएं थी उन्होंने भी जोर किया था, लेकिन मुख्य रूप से जो नेतृत्व करती है उनका नाम ही आता है। और केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ था? हमीर के चौहान, हमीर देव चौहान के नेतृत्व में हुआ था। अब देखो विद्यार्थियों,
इस पदमला तालाब में ऐसे कहते हैं कि पारस पत्थर, हमीरदेव चौहान के पास एक ऐसा पत्थर था जो लोहे की वस्तु को अगर टच कर देते हैं तो वो लोहा किस में बदल जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी इस पारस पत्थर को भी प्राप्त करना चाहता था। ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो इसलिए आक्रमण किया था उसने, इससे पारस पत्थर मांगा था तो इसने मना कर दिया, नहीं तो उसके पास सोना ही सोना होता। किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास, तो इसने नहीं दिया। तो कहते हैं कि जब पदमला इस तालाब में कूदी तो साथ में किसको लेकर कूद गई थी? पारस पत्थर को भी लेकर कूदी। बाद में जब इतिहास लोगों ने पढ़ा तो ऐसा पत्थर हुआ करता था इनके पास, तो उसको ढूंढने के लिए इसमें उन्होंने सर्च भी किया था, लेकिन आज तक ऐसा कोई पत्थर नहीं मिला। तो इसका मतलब पारस पत्थर एक काल्पनिक पत्थर है। क्या ऐसा कोई पत्थर होता है क्या जिसको टच करते ही सोने की बन जाए? तो तुमने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, केवल पढ़ा है। तो पढ़ा तो होना भी चाहिए, फिर वो किसी न किसी के पास तो होना चाहिए, तो नहीं तो अभी तो वो काल्पनिक ही हो गया एक प्रकार से। चलो, ये जो जल जौहर हुआ ना, ज्यादातर जो जौहर होता है वो अग्नि जौहर होता है। कैसा होता है? अग्नि कुंड सजाया जाता है, अग्नि कुंड में महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर करती, लेकिन यहाँ पर जल में कूद के अपने प्राण त्यागे गए। तो आज तक के इतिहास में जल जौहर केवल रणथंभौर में हुआ है, और एकमात्र जल जौहर कहाँ हुआ है? रणथंभौर। नोट डालें, यह राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है। यह राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है। लिख लिया विद्यार्थियों? कहते हैं कि 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अधिकार कर लिया। तो ये जो डेट है ना, 11 जुलाई वगैरह, कोई जून बताता है, कोई अप्रैल बताता है, तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग डेट बताते हैं। लिखिएगा, अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 11 जुलाई 1301 को 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अपना अधिकार कर लिया था। एक विद्यार्थियों, एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर महाकाव्य, वो ये तारीख बताता है 12 जुलाई। कौन सा? 12 जुलाई 1301। देखो, हमीर महाकाव्य के अनुसार 12 जुलाई 1301 को कब किया था अधिकार? और एक इतिहासकार हुए बर्नी। कौन है? बर्नी। बर्नी बताते हैं विद्यार्थियों 10 जुलाई को। कब बताते हैं? 10 जुलाई 1301। इसलिए तो मैंने पहले आपको 1301 लिखाई थी केवल। तो बर्नी क्या बताता है? बर्नी के अनुसार 10 जुलाई को अधिकार कर लिया था। और एक इतिहासकार विद्यार्थी इलियट, वो 11 जुलाई बताता है। ये सही बताता है इसके। देखो, इलियट के अनुसार 11 जुलाई 1301। लिख लिया? लिखो, इस युद्ध के समय अमीर खुसरो भी मौजूद थे। अमीर खुसरो भी मौजूद थे। किसका दरबारी था ये? हैं? अलाउद्दीन खिलजी का, ध्यान रखना। अबुल फजल अकबर का, ध्यान। दोनों नाम एक जैसे लगते हैं, अमीर खुसरो और अबुल फजल। तो अमीर खुसरो भी, इसके बारे में अगर कोई जानकारी देता है तो वो भी सटीक जाएगी फिर। पॉइंट डालो, अमीर खुसरो। लिख लिया ना आपने? इस युद्ध के समय अमीर खुसरो भी मौजूद
हाँ, अमीर खुसरो को रेखांकित कर लो। देखो, इसका मूल नाम अबुल हसन क्या था विद्यार्थियों? अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन। दो दो नाम याद करो। देखो, इसका जन्म एटा कहाँ पड़ता है? यूपी में हुआ था। आपसे पूछा जाए तोता ए हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो। इसे तोता ए हिंद, इसे तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। लिख लिया विद्यार्थियों? लिखो, इसकी प्रमुख रचना खजाइन उल फुतू। खजाइन, खजाइन भी कहते हैं, खजाइन उल फुतू। तुगलकनामा, तुगलकनामा। ये क्या अलाउद्दीन खिलजी? यही है, इसको मान लो अभी तो। देखो विद्यार्थियों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने, ये मुसलमान है विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी मुसलमान है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर 1301 में अधिकार कर लिया था, तो अधिकार करने के बाद में इसने एक बात बोली थी। क्या बोली? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का सदन हो गया। सदन मतलब घर हो गया, लिखिएगा। इसने रणथंभौर दुर्ग को जीतने के बाद कहा कि, हाँ अमीर खुसरो ने कहा था ये, इसने रणथंभौर दुर्ग को जीतने के बाद कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर, सदन या घर हो गया। कुफ्र काफिर को बोलते हैं ना, मतलब जो मुसलमानों से इतरेतर होते हैं। हिंदुओं को कह सकते हो आप सामान्य, या अन्य धर्म का जो मुसलमान धर्म का नहीं है। लिख लिया विद्यार्थियों? तो देखो, दो तीन वक्तव्य लाया हूं मैं। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का सदन हो गया, ये किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। और ये सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत इकबार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किसके बारे में? अमीरदेव चौहान के बारे में। एक और वक्तव्य था, मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ, ये जलालुद्दीन खिलजी। ये तीन याद रखना। लिखो। अब देखो विद्यार्थियों, अमीर खुसरो बताता है कि इसमें जो अमीरदेव चौहान है ये क्यों हारा था। तो हार का कारण बताता रतिपाल और रणमल को। लिखिएगा, इसने इस युद्ध में, इसने इस युद्ध में अमीरदेव चौहान की हार का कारण रणमल और रतिपाल के विश्वासघात को बताया है। इसने इस युद्ध के हार का कारण अमीरदेव के सैनिक रणमल और रतिपाल को बताया है। रणमल व रतिपाल के विश्वासघात को बताया है। लिख लिया?
अब विद्यार्थी आपसे पूछा है हमीर महाकाव्य किसने लिखा है? एक नोट डालो। हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर महाकाव्य के अनुसार सुनिएगा, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना तुर्क के बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी और हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया धारण किया था, अब जो मतलब राष्ट्रवादी इतिहासकार है या रणथंबोर से रिलेटेड जितने भी साहित्यिक स्रोत है, वो हमें ये जानकारी देंगे कि इस युद्ध में अगर हमीरदेव चौहान हारा तो विश्वासघात की वजह से हारा, नहीं तो ज्यादातर इतिहासकार क्या कहेंगे, जीता था। क्या हुआ था? जीता था। लेकिन कैसे जीता मैं बताता हूँ। अमीर महाकाव्य में लिखा हुआ है कि जब ये युद्ध हुआ 1301 में, अंतिम छोर पे कब हुआ था? 1301 में हुआ था। तो उस समय हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया धारण किया, और जब राजपूत केसरिया धारण कर लेते हैं तो या तो मरते हैं या फिर मारते हैं। तो ऐसी अपना जो भी शौर्य था उसका प्रदर्शन करते हुए ये दिल्ली सल्तनत की सेना के ऊपर टूट पड़े और इतना भयंकर युद्ध किया कि पूरे जो मुस्लिम सैनिक थे उनको सबको मार गिराया इसने। किसने? हमीरदेव चौहान और इसकी सेना ने। लेकिन पीछे से जो इसकी रानी थी रंग देवी, क्या नाम था? रंग देवी, और जो बेटी थी पदमला, उन्होंने क्या कर लिया? जल जौहर कर लिया, वो मर गई। युद्ध मैदान में ये जीत गया। कौन? हमीरदेव चौहान। कौन बोल रहा है ये? हमीर महाकाव्य का अनुसार युद्ध मैदान में जीत गया। और वापस जैसे ही किले में गया तो इसको पता लगा रानियों ने तो क्या कर लिया? जौहर कर लिया, सब कुछ समाप्त हो गया। फिर ऐसी स्थिति में इसको ये भी जीके क्या करता? तो इसने तलवार उठाई, अपना जो शीश काटा और वहां पे एक शिव मंदिर था उसको अर्पित कर दी। जो ये केवल मैंने बताया ना, लोकल जो स्रोत होते हैं ना, या जो उस रियासत से रिलेटेड जो स्रोत होते हैं वो जानकारी देते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता है कि उसका जो राजा है उसके बारे में वो गलत लिखे, पॉजिटिव बात लिखते हैं सब। लेकिन अगर रानी तो दूसरी भी आ जाती, वैसा भी तो हो सकता था। हाँ, अलाउद्दीन जी कहा था वो, या तो उसको मारता बिल्कुल, तो उसके बाद में भी उसका शासन रहा है। 1303 में किया ना उसने बाप। हाँ। हाँ बिल्कुल किया है। लिखिएगा, हमीर महाकाव्य के अनुसार लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लेना किसने लिखा है ये। देखो, अमीर देव चौहान इस युद्ध में जीत गया था, लेकिन अंत में अपना सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। तो विद्यार्थियों, हमें देखो इसके बारे में जो स्रोत है वो कौन कौन से स्रोत जानकारी देगा। अगर हम कभी मेवाड़ सॉरी इसके रणथंभौर के चौहानों के बारे में जानना चाहे तो एक तो हमीर महाकाव्य हमें जानकारी देगा। देगा कि नहीं देगा? इसके अलावा एक हमीर हट है। हमीर हट, देखो आपने जब क्रांतिकारी चंद्रशेखर के बारे में पढ़ते, वो भी एक हठी स्वभाव के व्यक्ति थे। तो हमीर हट का जो लेखक है वो कौन है? चंद्रशेखर है। हमीर हट के रचयिता कौन है? चंद्रशेखर। और हमीर महाकाव्य है चंद्रसूरी। और एक और विद्यार्थियों, हमीर रासो। हमीर रासो, हमीर रासो, और इसका रचयिता लिख लो, जोधराज या सारंगधर। जोधराज या सारंगधर। सारंगधर। इसके अलावा विद्यार्थियों, अमीर खुसरो ने क्या लिखा है? खजाइन उल फुतू। और लिख लो।
खजाइन उल फुतू, ये मतलब हमें जानकारी देते हैं इसकी, खजाइन उल फुतू। इसके अलावा जियाउद्दीन बर्नी का नाम सुना होगा आपने। इसके अलावा बर्नी की रचनाएं, बर्नी की रचनाएं, ठीक है, नोट डालो। रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। अब देखो विद्यार्थियों, रणथंभौर दुर्ग को इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि मैंने आपको दुर्ग पढ़ाए हैं वैसे भी। मैं लिखा हूँ दो चार लाइन इसके बारे में, लिखा देता हूँ, चलो दो चार लाइन लिख लो, रणथंभौर दुर्ग के बारे में लिख लो। रणथंभौर दुर्ग कहाँ भाई, लिखो, ये सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में स्थित है। यहाँ एक नेशनल पार्क भी है, देखो ये रणथंभौर नेशनल पार्क में स्थित है। यह एक प्राचीन गिरी दुर्ग है। देख लिया, देखो इस दुर्ग का वास्तविक नाम रंतापुर है। क्या है, रंतापुर। वास्तविक नाम क्या है इसका, रंतापुर। रंतापुर इसलिए कहते हैं क्योंकि रण की घाटी में स्थित है। देखो ये रण की घाटी में, घुघरा घाटी, पुष्कर घाटी नाम सुना होगा। ऐसे एक घाटी जिसका नाम क्या है, रण की घाटी में स्थित है। देखो इसका निर्माण जगत के द्वारा करवाया गया था, के द्वारा, जगत या जयंत के द्वारा करवाया गया था। देखो इस दुर्ग को दुर्गाधिराज कहते हैं, दुर्गाधिराज भी कहते हैं। देखो यह दुर्ग एक विशाल पर्वत पर बना हुआ है। एक विशाल पर्वत पर बना हुआ है, एक विशाल पर्वत पर बना हुआ है। देख लिया, जो दूर से दिखाई नहीं देता है। जो दूर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके ऊपर खड़े होकर शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। शत्रु इसको नहीं देख सकता, लेकिन शत्रु को देखा जा सकता है यहां से, जिसके ऊपर खड़े होकर शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। देखो ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7। अब मेरी बात सुनो, ऊंची नीची पहाड़ियां है इसमें, कैसी है, ऊंची नीची पहाड़ियां, तो दिखता नहीं है फिर दूर। देखो यह दुर्ग अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित है। अरावली, अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। देख लिया, इस दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है। देख लिया, देखो इस दुर्ग में एक गुप्त गंगा भी है। इस दुर्ग में क्या विद्यार्थियों, गुप्त गंगा, मतलब एक जल स्रोत है जिसका पता ही नहीं कहां से जल आता है ना, उसको क्या कहते हैं,
गुप्त गंगा कहते हैं। लिखिएगा, गुप्त गंगा को रेखांकित करो। अज्ञात जल स्रोत। गुप्त गंगा क्या है? अज्ञात जल स्रोत। देखो, इस दुर्ग में हमीर महल, सुपारी महल और बादल महल स्थित है। देखो, इस दुर्ग में ही पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, इंपोर्टेंट कर लेना। पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। देखो, इस दुर्ग में ही जोरा बोरा, कौन सा? जोरा बोरा तालाब और पदमला तालाब, रनीहाड़ तालाब स्थित है। जोरा बोरा तालाब, पदमला तालाब, रनीहाड़ तालाब स्थित है। देख लिया? देखो, जाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। कौन सा दुर्ग को? जाइन, ये लिखा हुआ। जाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। अब जब आप इस फोर्ट में जाते हैं तो वहां पे एक दरवाजा, विद्यार्थियों, नौलखा दरवाजा। कौन सा है? आपसे पूछा जाए नौलखा दरवाजा कहाँ है? देखो, यहाँ पर नौलखा दरवाजा भी है, इंपोर्टेंट कर लेना इसको। नौलखा दरवाजा कई बार प्रश्न बना है यहाँ से। नौलखा दरवाजा भी है। देख लिया? नोट डालो। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि, किसने? अमीर खुसरो नहीं, अबुल फजल। कौन है अबुल फजल? नवरत्नों में शामिल है, अकबर का नवरत्नों में शामिल है। अबुल फजल ने कहा कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे है, अन्य सब दुर्ग तो नंगे है, जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। तो किस दुर्ग के बारे में कहा कि अन्य दुर्ग नंगे है, ये दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंभौर फोर्ट के बारे में कहा। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। ठीक है विद्यार्थियों, और बाकी आपको पता है इसकी राणा अमीर, सॉरी, अमीरदेव चौहान की पूरी कहानी वो इस पर टिकी हुई है। हाँ? चलेगा? ब ख तर बंद, बख्तरबंद। देख लिया? ठीक है, तो इस क्लास को यहीं विराम देते हैं।